नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी लेखक का भाग 2 लेके आई हूँ। प्रवीण ने एक क्षण बाद कहा, 2 एक पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं। शायद कल तक आ जाए और कल उपवास करना ही पड़े तो क्या चिंता। हमारा धर्म है काम करना और हम काम करते हैं, तन मन से करते हैं। अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़ता है तो मेरा क्या दोष। मर ही तो जाएंगे। मौत कौन सी डरने की वस्तु है। मैं तो कबीर पंथियों का कायन हूँ जो अर्थी को गाते बजाते ले जाते हैं और इससे नहीं डरता मैं। तुम ही कहो, मैं जो कुछ करता हूँ इससे अधिक और मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। इससे अधिक कुछ भी कर सकना मेरी शक्ति की बाहर है। सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग हंसी दिल लगी आमोद प्रमोद करते रहते हैं। मेरे लिए यह सब हराम है। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। होली के दिन भी मैंने तातील नहीं मनाई। बीमार भी होता हूँ तो लिखने की फिक्र सिर पर सवार रहती है। सोचो, तुम बीमार थी तो मैं वैद्य के यहाँ जाने के लिए समय न पाता था। अगर दुनिया नहीं कदर करती तो ना करे। इसमें दुनिया का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। दीपक का काम है जलना। उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई ओट है, इससे प्रयोजन नहीं। मेरा ऐसा कौन मित्र है, कौन सा परिचित या संबंधी है जिसका मुझ पर आभार नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते हुए भी शर्मा आती है। संतोष है तो सिर्फ इतना कि लोग मुझे बदनीयत नहीं समझते। वे मेरी कुछ अधिक मदद ना कर सकें पर उन्हें मुझसे सहानुभूति अवश्य है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज वह अवसर तो आया कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया। फिर सहसा उन पर एक नशा सा छा गया। गर्व से बोले, नहीं, मैं अब रात को न जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है। उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है। मैं इसी वक्त जाऊंगा। जिसे रईस और राजे आमंत्रित करें वह कोई साधारण आदमी हो ही नहीं सकता। राजा साहब साधारण रईस नहीं है। वह इस नगर के ही नहीं, भारत के विख्यात रईसों में से एक हैं। अगर अब कोई भी नीचा समझे तो वह खुद नीचा है। संध्या का समय है। प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और बेढंगी सी टोपी पहने घर से निकले। खामोखा बागड़ उचक्के से मालूम होते थे। डीन डौल और चेहरे मोहरे से आदमी होते तो इस ठाठ में भी एक शान होती। स्थूलता स्वयं रौब डालने वाली वस्तु है, पर साहित्य सेवा और स्थूलता में विरोध है। अगर कोई साहित्य सेवी मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधुर्य नहीं, लोच नहीं, हृदय नहीं। दीपक का काम है जलना। दीपक वही लबालब भरा होगा जो जलाना हो। फिर भी आप अकड़े जाते हैं। एक एक अंग से गर्व टपक रहा है। यों घर से निकलकर वह दुकानदारों से आंखें चुराते गलियों से निकल जाते थे, पर आज वह गर्दन उठाई उनके सामने से जा रहे हैं। आज वह उनके तकाज़ों का दरदासिकन जवाब देने को तैयार है। पर संध्या का समय है। हर एक दुकान पर ग्राहकों की भीड़ पड़ी है। कोई उनको देखता ही नहीं। जिस रकम को वह अपनी हीना अवस्था को दुर्निवार समझते थे वह दुकानदारों की निगाह में इतनी जोखिम न थी कि एक जाने पहचाने आदमी को सरी बाजार टोकती, विशेषकर जब वह आदमी किसी से मिलने जाते हुए मालूम होता है। प्रवीण ने एक बार सारे बाजार का चक्कर लगाया पर जी न भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, वह भी निसफल। तब वह खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गई। हाफिज भी बिसाते का कारोबार करते थे। बहुत दिन हुए प्रवीण इस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक दाम ना चुका सके थे। प्रवीण को देखकर बोली, महाशय जी, अभी तक छतरी का दाम ना मिला।
ऐसे 150 ग्राहक मिल जाए तो दिवाला हो जाएगा। अब बहुत दिन हो गए। प्रवीण की बातें खिल गई, दिली मुराद पूरी हो गई। बोला, मैं भूला नहीं हूँ हाफिज भाई। इन दिनों काम इतना ज़्यादा था कि घर से निकलने को समय ही न मिलता था। रुपये तो नहीं हाथ आते, पर आपकी दुआ से कदर शिनासों की कमी नहीं। 2-4 आदमी घेरे ही रहते हैं। इस वक्त राजा अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। दावत है, रोज़ ऐसा कोई ना कोई मौका आता ही रहता है। हाफिज समझ प्रभावित होकर बोला, अच्छा, आप राजा जी के यहाँ जा रहे हैं? ठीक है, आप जैसी बाकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। सुभान अल्लाह, आप इस ज़माने में यकता हैं। अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो गरीब को न भूल जाइएगा। राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर क्या पूछना। एक पूरा बिसाता तो उन्हीं के लिए चाहिए। 2.5-3 लाख सालाना आमदनी है। प्रवीण को 2.5-3 लाख कुछ तुच्छ जान पड़े। जमा खर्चे है तो 10-20 लाख कहने में क्या हानि है। बोले, 2.5-3 लाख? आप तो उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं। एक साहब का अंदाज तो 20 लाख का है, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़ी नम्रता से कहा, यह दुकान आप ही की है जनाब, बस इतनी ही अर्ज़ है। अरे मुरादी, ज़रा 2 पैसे के अच्छे से पान तो बनवा ला आपके लिए। आइए 2 मिनट बैठिए, कोई चीज़ पसंद हो तो दिखाऊं। आपसे तो घर का वास्ता है। प्रवीण ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त माफ़ करिएगा, वहाँ देर होगी, फिर कभी हाजिर होऊंगा। यहाँ से उठकर वह इस कपड़े वाले के दुकान के सामने रुके। मनोहर दास नाम था उसका। इन्हें देखकर आंखें उठाई। बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। समझ लिया था शायद इस शहर में है ही नहीं। रुपए देने आए हैं। बोला, प्रवीण भाई, आपने तो बहुत दिनों से दरसें नहीं दी। रुका कई भेजा, मगर प्यादे को आपके घर का पता ही न मिला। मुनीम जी, जरा देखो तो आपके नाम क्या है। प्रवीण के प्राण तकाजों से सूख जाते, पर आज वह इस तरह खड़े हो गए थे मानो उन्होंने कुछ सुरक्षा कवच धारण कर लिया हो, जिस पर किसी अस्त्र का आघात ही ना होता हो। बोले, जरा इन राजा साहब के यहाँ से लौट आऊँ तो निश्चिंत होकर बैठूँगा। इस समय जल्दी में हूँ। राजा साहब पर मनोहर दास के कई हज़ार रुपये आते थे, फिर भी उनका दामन ना छोड़ता था। 1 के 3 वसूल करता। उसने प्रवीण जी को ऊंची श्रेणी में रखा, जिसका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खा जाइए महाशय। राजा साहब एक